स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय डी भाई। आपको इसमें पिछले वीडियो में मैंने सेल के बारे में बताया था, कॉमन बातें बताई थी। अब क्या है कि इसमें आपको सेल नंबर, शेप एंड साइज़ के बारे में बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये क्लास 8, 9, 10 एंड 11, 12 सबके लिए ये सेल का इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो स्टूडेंट होंगे इन क्लासेस के, वो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो सबसे पहले सेल नंबर। सेल नंबर सेल नंबर में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल के बने होते हैं, और बाकी के जो हैं उसको सिंगल सेल वाले को छोड़ के बाकी के ऑर्गेनिज्म कुछ फ्यू सेल्स के बने हो सकते हैं या बिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो इनको हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं इसके आधार पे, सेल नंबर के आधार पे। जैसे हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म these organisms are made up of one cell, made up of one cell, and multicellular organism, multicellular organism। इसमें आपको made up of more than one cell, more than one cell। तो ये दो कैटेगरीज हो गया सेल के नंबर के आधार पर। अब आपको हो गया सेल साइज। सेल साइज सेल साइज में हम लोग देखेंगे कि सेल का जो आकार है, वो आपको 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 170 mm इंटू 130 mm तक के साइज तक किए जा सकते हैं। तो इससे हम अनुमान लगाएंगे 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 170 mm इंटू 130 mm तक के डायमेंशन, इतना डायमेंशन तक बड़ा हो सकता है सेल का साइज। और कुछ जो है उसका लेंथ भी आपको डिफरेंट लेंथ का हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि 0.1 माइक्रोमीटर सबसे पहले कितना होगा। 0.1 माइक्रोमीटर को हम लोग इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू एम या माइक्रोन। माइक्रोमीटर, म्यू एम और माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। यानी कि 1 मीटर को अगर हम 1 बाई क्या हो गया, 1 इंटू 1 बाई आपको 10 लाख हो गया, ठीक, 10 लाख ई मीटर हो गया। इसका मतलब है कि 1 मीटर को अगर हम लोग 10 लाख में डिवाइड करेंगे तो जो 10 लाखवां पार्ट होगा वही क्या हो गया, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होगा। तो 0.1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है सेल कितना छोटा साइज का, स्मॉलेस्ट जो सेल होगा वो कितना छोटा साइज का होगा। और बड़े भी साइज के हो सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का जो एक सेल है, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ये हो गया 7 सेंटीमीटर इसका साइज। तो ये आपका क्या हो गया कि ये लार्जेस्ट सेल है, ये क्या हो गया, लार्जेस्ट सेल। अब क्या है कि ह्यूमन बॉडी में भी काफ़ी बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट साइजेस के सेल होते हैं। फंक्शन के आधार पर सेल का साइज अलग होता है। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि नर्व सेल का जो लंबाई है,
नर्व सेल का जो लंबाई है वो आपको मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर। इसका मतलब कि अलग अलग फंक्शन के आधार पे, क्योंकि इसको ट्रांसमिट करना होता है नर्व इम्पल्स को, इस वजह से इसका लेंथ इतना ज़्यादा होता है। उसके अलावा छोटे साइज का सेल लेके बड़े साइज तक का आपका सेल का साइज हो सकता है। एसिटाबुलेरिया एक एल्गा है, ठीक। एसिटाबुलेरिया इज एन एल्गा, एल्गा। इसका साइज आपको 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल का साइज, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो नेचुरल है कि यूनिसेल्युलर है, तो एक ही सेल का इसका एक सेल का साइज है 10 सेंटीमीटर में। तो ये आपका अलग अलग साइज हो गया सेल का। अब हमारा क्या आ जाएगा, सेल का शेप, शेप ऑफ सेल। तो सेल शेप में है शेप में भी सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, और आपका इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है। तो ये हो गया सर्कुलर, ओवल, इरेगुलर एंड elongated, elongated, thread like, thread like, सर्कुलर, ओवर, इरेगुलर एंड थ्रेड लाइक। तो हमारे बॉडी में भी जितने सेल्स हैं सबका शेप है वो डिफरेंट होता है, उसके फंक्शन के आधार पे उसका शेप डिपेंड करता है। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेल हैं, जैसे अलग टिश्यू हैं तो उनके जो सेल हैं वो अलग तरह के हैं, सबका शेप डिफरेंट है। तो इरेगुलर का एग्जांपल हो गया आपको, इरेगुलर शेप का एग्जांपल हो गया अमीबा। अब डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी, सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में अलग अलग सेल का जो शेप है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि सबके फंक्शन के अनुरूप इसका, जैसे ये आपका नर्व सेल है, नर्व सेल का शेप इस तरह का होता है, ये हो गया नर्व सेल। अब जैसे ये हो गया आपको WBC, ये WBC हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया। उसके बाद स्टोमाटा का स्टोमाटा तो प्लांट सेल, प्लांट में पाया जाता है, स्टोमाटा सेल्स, ये इन प्लांट स्टोमाटा हो गया। अब उसके बाद बोन सेल का भी डिफरेंट ये होता है, शेप होता है। ये अलग अलग तरह के आपको सेल के शेप होते हैं, और इनके फंक्शन के आधार पे इनका शेप अलग अलग होता है। अब आपको आ जाएगा सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर में
हम लोग देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड जो है वो प्लांट, एनिमल एंड फंजाई से बना हुआ है। तो सबका यूनिट सेल है। तो सेल क्या है कि उसके 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाएगा तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर उसमें पाए जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है मीन्स कॉम्पोनेंट, 3 बेसिक। फर्स्ट हो गया आपको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकेंड हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और थर्ड आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो ये तीनों पार्ट जो है ये सारे सेल्स में होते ही होते हैं। अब क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो उसमें आपको प्लांट सेल में सबसे मुख्य डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होता है। अच्छा, वैक्यूल्स का भी जो है, वैक्यूल्स का नंबर जो है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल, लार्ज इन प्लांट सेल, और स्मॉल इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स का काम क्या है कि ये सॉलिड या लिक्विड फूड को ये स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। तो इसमें प्लांट सेल में लार्ज होता है और नंबर में 1 या 2 होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है। और प्लांट सेल में वो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं। तो इसमें हो गया आपको लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये these are present in एनिमल सेल। ये दोनों लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ये लाइसोसोम क्या हुआ, सेल्यूलर डाइजेशन का काम करता है। और ये सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के टाइम में इसका काम आता है। और एक और संरचना है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये आपको, अच्छा प्लास्टिड्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें 3 पार्ट में हो गया। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट, कलर्ड एंड कलरलेस पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, ग्रीन कलर, ग्रीन। सेकेंड हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ये हो गया वाइट, वाइट और विदाउट कलर, विदाउट कलर भी बोल सकते हैं। थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर होता है, क्रोमो मीन्स कलर। तो ये कलर तो ग्रीन का क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसका रेड या और येलो होता है। प्लांट में जो भी हम देखते हैं रेड और येलो कलर, वो आपको क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये आपका हो गया। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं, और एनिमल में पाए जाते हैं तो प्लांट में नहीं। तो ये आपका उसका स्ट्रक्चर हो गया बेसिक चीज़ का। अब क्या है कि सेल के अंदर
दोनों में जो प्रेजेंट होता है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज संक्षिप्त में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके सारे सेल स्ट्रक्चर का मैं अलग से बताऊंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से, हर सेल स्ट्रक्चर का डिटेल में बताऊंगी। इस वजह से ये क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब देखिए कि अब आपको सेल ऑर्गेनल्स हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनल दिखाए गए हैं और यहाँ पे इसी से मिलता जुलता थोड़ा होता है प्लांट सेल भी, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आप प्लांट सेल का बना सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल का आपको डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होगा, वो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। वैक्यूल होगा, इसमें छोटा होगा एनिमल सेल में, और से एक न्यूक्लियस होता है, ओवल या सर्कुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, डेंस मटेरियल का बना होता है। और न्यूक्लियर से अटैच्ड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम रहता है। तो ये आपका यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम होता है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर आपको एनिमल सेल में मिल जाएंगे। और यहाँ पे बड़ा लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल में। इसका खासियत ये है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें भी बाकी सारे चीज़ सेम इसमें होते हैं, सिर्फ एक ये क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल के लिए यूनिक है, और बाकी सारे चीज़ सेम वैसे ही होते हैं। इसके बाद मैं इसमें आपको बाकी सारे सेल ऑर्गेनल का मैं आपको नेम लिख दे रही हूँ, और उसके बारे में शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। फिर डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर अलग अलग सेल ऑर्गेनल का डिटेल में अलग से मैं बताऊँगी इसमें। जैसे सेल ऑर्गेनल में फर्स्ट आप लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एनर्जी। इस वजह से इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। सेकेंड हो गया आपको साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सब्सटेंस है, इसी में सारे सेल ऑर्गेनल एम्बेडेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, चैनल बना होता है उसके अंदर। तो ये सब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। थर्ड आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस क्या है, इसमें न्यूक्लियर दो तरह का न्यूक्लियस होता है। तो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट बोलेंगे, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे प्रोकैरियोट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलेंगे यूकैरियोट। तो ये मेम्ब्रेन के आधार पर इसको बताया गया है। न्यूक्लियस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है कि ये जो पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम करता है। इसके अंदर एक खास मटेरियल एक खास सब ये होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है, और वो डीएनए के अंदर जीन होते हैं। यही जीन है रिस्पॉन्सिबल है आपको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। तो ये न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपैरेटस। इसमें सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज सब्सटेंसेस,
सिंथेसाइज, उसके बाद स्टोरेज, ये सब उसका काम है। सिंथेसिस है काम और स्टोरेज इसका काम है। उसके बाद आपका आगे और इम्पॉर्टेंट है राइबोसोम। राइबोसोम ये दाने की तरह का होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये राइबोसोम अटैच्ड होता है। अगर अटैच्ड होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंड रफ। तो जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होगा तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं रहेगा राइबोसोम तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब तो एक वैक्यूल्स भी आप देख लीजिए, वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है ये फूड को सॉलिड और लिक्विड फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स का ये काम हो गया। और बाकी जितने भी और भी सेल ऑर्गेनल हैं तो उसका प्लांट और एनिमल के आधार पे अलग अलग उसका उपयोग होता है। अब इतना तो आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सारा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सारे जो भी जितने सेल ऑर्गेनल है उसका डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो में और भी बायोलॉजी से संबंधित और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे।